हेलो एवरीवन, आई एम ऐश्वर्या फरतरे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक अलग कंसेप्ट, दैट इज बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। मेनी अ टाइम्स वी आर कंटिन्यूसली स्टडिंग थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स को हम प्रिपेयर तो करते रहते हैं, हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते रहते हैं, बट हमको पता नहीं चलता कि उसका आंसर एग्जैक्टली कैसे लिखना है। हमको सब कंसेप्ट जो होते हैं वो समझ चुके होते हैं, बट वी स्टिल फॉल शॉर्ट वाइल राइटिंग द पेपर्स। तो ऐसे क्यों होता है? बिकॉज जो हमको पता है उस कंसेप्ट के बारे में, वो पेपर में पुट फॉरवर्ड कैसे करना है ये हमको बहुत बार समझता नहीं है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू डू आइडियल पेपर प्रेजेंटेशन इन योर थ्योरी पेपर्स। जो कोर्सेस आपको सामने दिख रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, एमबीए, एलएलबी, इन सब कोर्सेस में अलग अलग तरह के थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं। सो लेट अस सी हाउ कैन वी डील विद देम, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट थ्योरी पेपर्स कैन ऑल्सो बी मेड स्कोरिंग ओनली इफ यू नो हाउ टू मेक देम वर्थ रीडिंग। What does it mean? कि एग्जामिनर को खुद से लगना चाहिए, उनको आपके पेपर में बहुत सारी अच्छी चीजें दिखनी चाहिए ताकि उनको लगे that they should actually check your paper, actually feel like reading your paper. Okay? So let us come to the point. अभी 10th स्टैंडर्ड में आपको कौन से थ्योरी सब्जेक्ट्स रहते हैं? लैंग्वेजेस छोड़ के let us say you have history, geography. Similarly, you have your science paper. 12th स्टैंडर्ड में आपको रहता है ओसीएम, इकोनॉमिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये सब सब्जेक्ट्स रहते हैं। बीकॉम, बीबीए में भी बहुत सारे थ्योरी पेपर्स रहते हैं आपको। सिमिलरली जो प्रोफेशनल कोर्सेज मैंने दिए हुए हैं उसमें क्या क्या रहता है? आपको लॉ का पेपर रहता है, टैक्सेशन के पेपर्स रहते हैं। तो यू हैव टू डील विथ अ लॉट ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग योर एंटायर करियर। ओके, सो अभी अगर हम देखें तो मैंने ये कोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम, बीबीए, या इधर आर्ट्स में भी आप अगर बीए कर रहे हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इस सब में आपको जो पेपर्स आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं दोज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनका आंसर लिखना पड़ता है। Whereas when you go into the professional courses, इस टाइप में आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। One are direct questions and second are case study based questions. So case study based questions और direct questions को आंसर करने के दो अलग अलग तरीके रहते हैं। So there are different ways of presenting both the type of questions. So direct question में prominently आपको हम डिस्कस करेंगे आज तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट आर डायरेक्टली क्वेश्चंस लाइक आंसर द फॉलोइंग और आंसर इन ब्रीफ, ये क्वेश्चंस रहते हैं। अभी उसको लिखने का आपका पैटर्न कैसे होना चाहिए? तो फर्स्टली व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू हैव टू राइट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सच क्वेश्चंस एज इंट्रोडक्शन। सपोज मैं आपको बता दूं कि आपको पूछा गया है बिजनेस मतलब क्या होता है। ये एक एग्जाम्पल है, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। इफ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आप उसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि बिजनेस के बारे में जनरल डिटेल्स। ओके, सो बिजनेस क्या होता है? इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेनी पीपल स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। ये सब कहाँ आ जाएगा? आपके इंट्रोडक्शन में। सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका मीनिंग या डेफिनेशन। अब मीनिंग और डेफिनेशन में एक बहुत थिन लाइन रहती है। आप कब मीनिंग लिखोगे और कब डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर वर्ड दिया गया हुआ है बिजनेस और उसका आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट विद अ प्रॉफिट मोटिव,
तब भी आप सिर्फ बिजनेस का डेफिनेशन लिखोगे। अगर आपको ये डेफिनेशन पूरा का पूरा रटा हुआ नहीं है इन द लैंग्वेज ऑफ द डेफिनेशन इटसेल्फ, देन यू विल नेवर राइट द हेडिंग एज डेफिनेशन, यू हैव टू राइट द हेडिंग एज मीनिंग, बिकॉज वो आप डेफिनेशन से जो आपको समझ में आया है वो मीनिंग आप उधर लिख रहे हो। आप वो ऑथर का, आप वो जिसने वो फाइंड आउट किया है उनका डेफिनेशन नहीं लिख रहे हो। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको कब डेफिनेशन बोलना है और कब मीनिंग बोलना है। Then the third point which will come is explanation. अभी explanation में आपको क्या पूछा गया था? You are asked what are the features of business. Okay. So इसके आगे explanation में आप क्या लिखोगे? You have to write the heading. क्या पूछा गया है? You are asked the features. अब ये explanation लिखते टाइम आप जब features लिखोगे तो ये जहां आपने point चालू किया उसका थोड़ा अंदर से आपको उसका पहला फीचर चालू करना होता है। क्या है? से पहला फीचर है इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आप फीचर लिखोगे। उसके नीचे जब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो आपको बड़े बड़े ऐसे की तरह पैराग्राफ्स नहीं लिखने चाहिए। आइडियली आपको कैसे लिखना चाहिए? यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन इन पॉइंट फॉर्म बाय मेकिंग अ डैश। ओके, तो डैश करके आपको उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो कैसे एक्सप्लेनेशन लिखोगे आप बैली 2 पॉइंट्स भी लिखोगे ना एक्सप्लेनेशन के लिए 4 लाइन्स में स्ट्रेच करके, तो भी दैट इज सफिशिएंट। इट गिव्स द एग्जामिनर अ क्लियर आइडिया कि आपने पॉइंट हेडिंग बराबर लिखा है और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको वैलिडली पता था। ओके, सो दैट इज एक्सप्लेनेशन। अभी सेकेंड पॉइंट जब लिखोगे तब आपको क्या करना है? ये एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़ के फिर आप सेकेंड लिखोगे। व्हाट इज इट? इट इज डन विथ अ प्रॉफिट मोटिव। सो प्रॉफिट मोटिव है, ये लिख रहे हो आप। उसके नीचे भी आपको फिर से क्या करने हैं? बुलेट पॉइंट्स करने हैं। एंड फाइनली व्हेन यू फिनिश द आंसर आप क्या लिखोगे? उसके नीचे आप चौथा लिखोगे पॉइंट। व्हाट विल बी द फोर्थ पॉइंट? इट विल बी कंक्लूजन। ओके, तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? तो जनरली आप बोलोगे थ्योरी पेपर को, थ्योरी क्वेश्चंस को कौन सा कंक्लूजन। सो इसलिए ये पॉइंट सिर्फ बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? तो यू कैन राइट, जैसे आपको इधर पूछा गया था फीचर्स ऑफ द बिजनेस, तो यू कैन राइट कि अबव मेंशन्ड आर ऑल द वेरियस फीचर्स ऑफ द बिजनेस। दैट्स इट। आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है बट मेंशन होना चाहिए कि दैट इज द कंक्लूजन ऑफ योर आंसर, कि आपने आंसर किस पर्पस के लिए लिखा था, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अभी इसमें मैं आपको और फाइन पॉइंट्स बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्टली व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, आपने ये पॉइंट्स तो लिख दिए। अभी आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन के नीचे अंडरलाइन करनी है, मीनिंग के नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर आप जब एक्सप्लेनेशन में आओगे तो आपने लिखा है जो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखा है उसको भी आपको अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन करने के बाद और आप अंदर उसमें क्या लिखने वाले हो उसका कंटेंट लिखोगे। तो यू आर गोइंग टू राइट द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इन दैट ऑल्सो यू विल हैव सर्टेन कीवर्ड्स। तो वो कीवर्ड्स को भी आपने अगर अंडरलाइन किया तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यू आर गिविंग एन ईज टू द एग्जामिनर। एग्जामिनर को चेक करते टाइम सिर्फ क्या दिखना है? ही विल सी कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फीचर्स एक्सप्लेनेशन में आए हो, डेफिनेशन आपका परफेक्ट है, फीचर्स में आपने हेड पॉइंट बराबर से लिखा है और उसके अंदर का कीवर्ड भी आपको पता है। मतलब हियर ओनली यू विल स्कोर द मार्क्स ऑफ द एंटायर क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने आपका सेंटेंस पूरा मे बी वो बोलेंगे कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चे को ऑलरेडी समझ गया है। वो उनको कहां से समझेगा? बाय सीइंग योर कीवर्ड्स एंड योर हेड पॉइंट्स। सो यहां से आपको समझ चुका होगा कि जो लोग थ्योरी पूरा का पूरा रट्टा मारते बैठते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी। मगिंग अप द एंटायर थ्योरी इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। व्हाट डू यू नीड टू लर्न? इफ you want to focus on the definition, learn the definitions, and you only need to learn the headings and the keywords which you will use in the explanation.
Even if you learn that much, that is more than enough. So this was about the brief question answers which you are asked. Now, the second type of questions which you are asked are distinguish between. Okay, so distinguish between में आपको क्या करना है? It is extremely necessary to answer such question by preparing 3 columns. Okay, so you need to prepare 3 columns. First column क्या रहेगा? First column has to be point of difference. First column will be point of difference, and next 2 columns will be the question which you are asked. So it always has to be a 3 columnar format. 3 columnar format में आप जब लिखते हो तो क्या होता है कि आपके आंसर की क्लैरिटी दिख के आती है कि you knew exactly the point of difference on which you were focusing and you have explained in these 2 columns regarding that particular point only. Okay, so distinguish between, I suggest always write in a 3 columnar format. First column has to be point of difference, and then write the exact distinguish between the 2 points for which you have been asked the question. Now, the third type of questions which you are asked are give reason, or say true or false, or agree disagree जिसको बोलते हैं. So you are asked these questions and you are told to give a reason of particular statement. Say, state whether the following statement is true or false and give reason for the same. So इस टाइप के आंसर के पहले लाइन में आपको क्या लिखना जरूरी है? It is necessary to write whatever the statement they have given. Do you agree to that statement or not? So if it is a true or false question, you have to write that the above mentioned statement is true, above mentioned statement is false. अगर agree disagree pattern में आया तो do you agree to it or you don't agree to it, and then you have to write the explanation for the question which is asked. So first point is, first you have to answer. Answer मतलब क्या? True false है, agree disagree है, जो भी पूछा गया है, and then you write the explanation part of it. ओके, सो पहले ही लाइन में क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली क्या रहता है? 1 mark is always reserved for the answer you write and remaining marks are reserved for the explanation. So 1 mark तो आपको इधर पहले लाइन में ही मिलता है. मे इट बी कि आपका लैंग्वेज गंदा है, आपको ठीक से एक्सप्लेन करने को नहीं आया है, पर पहले लाइन में आपने आपका 1 मार्क स्कोर करके लिया. ओके, सो मैं आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स को, जैसे मैंने प्रॉमिस किया है लेक्चर के स्टार्ट में, आई एम टीचिंग यू हाउ टू मेक थ्योरी सब्जेक्ट स्कोरिंग. सो ये स्कोरिंग करने के टेक्निक्स है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखने हैं. ओके, अब इसी में मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बताना चाहती हूं. व्हेन यू आर आस्क्ड आंसर इन ब्रीफ टाइप क्वेश्चंस इन 2 सब्जेक्ट्स. ओके, 2 सब्जेक्ट्स व्हिच हैव अ स्लाइट प्रैक्टिकल अप्रोच आल्सो, दैट इज साइंस एंड इकोनॉमिक्स. ओके, तो इसमें आपको पूछा जा सकता है, से साइंस में हमको एक्सपेरिमेंट्स पूछे जाते हैं, या फिजिक्स का से लाइट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको उसके डायग्राम बनाने पड़ते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई. सो इस सब में आपको ये एक्सप्लेनेशन के पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करना जरूरी है. व्हाट विल बी दैट पॉइंट? You all must have guessed that you need to draw the diagram. Economics में और एक additional point आ सकता है जो है schedule. Schedule मतलब demand supply कैसे move होता है उसके बारे में जो आप schedule बनाते हो वो. तो diagram and schedule are 2 points which you need to include in answers if required for science and economics. Okay? Okay, so this was the content related to direct questions. Now moving on to the case study based questions. Okay, so whenever we are asked questions related to case study, क्या होता है? case study मतलब क्या? shortly बताती हूँ. You will be asked some situation. Okay, you will be given a situation. Based on that आपको पूछा जाएगा what is your judgment on that situation. तो उसका reference रहेगा किसी law में. So during that time, what do you need to write? Your first point will always be facts of the case.
फैक्ट्स ऑफ द केस मतलब क्या, जो केस आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो आपको इधर लिखना है इन शॉर्ट, ओके। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है 10-15 लाइन का, उससे आपको केस के बारे में क्या समझा है ये 2 से 3 लाइन में आपको लिख देना है। फिर सेकेंड पॉइंट विच यू विल राइट विल बी प्रोविजंस ऑफ लॉ। जब आप प्रोविजंस ऑफ लॉ लिखते हो, से अभी आपको पूछा है इनकम टैक्स एक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्या लिखोगे, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ओके। सिमिलरली कंपनी लॉ के बारे में पूछा गया है तो एज पर कंपनीज एक्ट, ओके। सो ऐसे स्टार्ट होके आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करनी है लॉ की, जिस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इसमें बहुत बार होता है कि आपको सेक्शन लिखना पड़ता है, करेक्ट। सो यू नीड टू मेंशन द सेक्शन नंबर under which the provision has been stated. सेक्शन नंबर लिखते टाइम आपको इंपॉर्टेंटली ये रिमेंबर करना है that if you are quoting the section it has to be right, otherwise don't quote it, okay? आपको अगर सही में पता है, सच पता है कि ये सेक्शन में ही ये चीज लिखी गई है, तब भी सेक्शन नंबर कोट करना, अदरवाइज डू नॉट कोट द सेक्शन नंबर्स। तब आप क्या लिखोगे, फिर आप उसके नीचे सीधे लिख सकते हो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोला है आपने, बोला एज पर रेलेवेंट प्रोविजन, तो रेलेवेंट आपको पता है कि ये कंपनीज एक्ट में दिया गया है, कुछ बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। सो कोट द सेक्शन नंबर ओनली इफ यू आर श्योर, डू नॉट कोट द रॉन्ग सेक्शन नंबर, क्योंकि उसकी वजह से आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट विच यू हैव योर which you will write is explanation, okay? तो आपको इसके नीचे लिखना होता है explanation। explanation में आप क्या लिखते हो, तो it is a combination of the first point and the second point। अभी combination क्यों बोला, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो लॉ में लिखा गया है वो दोनों को मिला के उसके ऊपर आप आपका explanation देना चालू करते हो। so that is a combination of first and सेकेंड पॉइंट, तो आपको उनका रिलेशन जो है वो बता देना है इस पॉइंट में। एंड लास्टली द लास्ट पॉइंट यू विल राइट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखते हो आप, से आपको पूछा गया है शुड दिस एक्स पर्सन बी पनिश्ड, तो यस एज पर द अबाव एक्सप्लेनेशन in my opinion Mr. X should be punished, okay? So that is the conclusion। सो 4 पॉइंट्स इधर भी है, बट चारों पॉइंट्स के नाम अलग अलग होते हैं। रिमेंबर, वेन एवर देर इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, यू हैव टू आंसर इट इन दिस फैशन। पहला होना चाहिए फैक्ट्स ऑफ द केस, जो क्वेश्चन में लिखा है वो आपको लिखना है। सेकेंड, प्रोविजन ऑफ द लॉ, लॉ में क्या बोला गया है वो आपको लिखना है। तीसरा इज एक्सप्लेनेशन, दोनों का रिलेशनशिप मिलजुल के आपको यहां लिखना है। एंड लास्ट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब आपका फाइनल आंसर क्या है, आपका उस पे जजमेंट क्या है, ओके? अभी इसमें भी बहुत बार होता है कि लोग पूछा रहता है एक स्टेटमेंट, आंसर देते हैं दूसरे फॉर्म में। अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया, शुड एक्स बी पनिश्ड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लिखना, एक्स को पनिशमेंट देनी है या नहीं। तो योर कंक्लूजन हैज टू स्टिक टू यस एक्स शुड बी पनिश्ड और यस एक्स शुड नॉट बी पनिश्ड। आपको कुछ अलग नहीं लिखना है कि लॉ में ऐसे बोला गया है कि एक्स को पनिशमेंट मिल भी सकती है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। कंक्लूजन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ओके? सो प्रोफेशनल एग्जाम्स में से सीए सीएस में इवैल्यूएशन कहां से चालू होता है, तो फर्स्टली दे आर गोइंग टू सी कि आपका प्रोविजन बराबर है क्या और कंक्लूजन बराबर है क्या, ओके? उसके बाद वो पढ़ेंगे कि एक्सप्लेनेशन फैक्ट्स भी लिखे हैं, ओके, बट दे विल फोकस प्राइमली ऑन कि आपको कौन से एक्ट से क्या पूछा गया था, कौन से सेक्शन नंबर से क्या पूछा गया था वो समझा है कि नहीं, और नीचे आपने कंक्लूजन सही से लिखा है कि नहीं, इसके बेसिस पे ही आपका इवैल्यूएशन होता है। तो यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग। सो दिस वाज अबाउट राइटिंग द डायरेक्ट एंड द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अभी हम आते हैं कि आपको पेपर मिलता है, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन कैसे चालू करना है। तो फर्स्टली ये जो सामने दिख रहा है, सपोज ये आपका आंसर शीट है, तो उसको आपको पेंसिल से उसमें लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ पे,
एक मार्जिन के थोड़ा सा स्पेस अंदर छोड़ के, और एक लाइन आपको बनानी है पेपर के राइट साइड में. दिस लाइन शुड नॉट बी टू बिग नॉर शुड बी टू स्मॉल. अभी थ्योरी पेपर्स लिखते टाइम बहुत बार कैसे होता है, ये जो लाइन है ना, ये आप बराबर इधर से चालू करते हो. क्यों करते हो? ताकि आपकी पेज की साइज रिड्यूस हो जाए और आपको जो लिखना है वो इतने ही आधे पेज में लिखना पड़े. ओके, सो दैट इज नॉट द वे ऑफ डूइंग इट. दैट लाइन शुड बी वेरी वेरी थिन. सिर्फ वो क्यों बनाई जाती है कि अगर आपका जब कभी पेपर ट्रांसफर होता है ऐसे इवैल्यूएशन के लिए, यहां वहां कहीं कैरी फॉरवर्ड होता है, उसको कहीं बांधा गया, इफ इट इज टोर्न फ्रॉम द साइड्स, तब आपका कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए वो एक प्रोविजन है. और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए पेपर वो एक प्रोविजन है, वो आपके लग्जरी या बेनिफिट के लिए नहीं है कि आपको छोटा आंसर शीट मिले और छोटी छोटी चीज में लिखना पड़े. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड टू डू अ एडिक्वेट लाइन. जितनी चाहिए उतनी ही लाइन. फिर आपका पॉइंट आता है कि आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, मेन क्वेश्चन. तो मेन क्वेश्चन नंबर आप ये ऐसा बॉक्स रहता है, उसमें लिखोगे से क्वेश्चन नंबर 1. उसके नीचे आपको रहता है सब क्वेश्चन पूछा हुआ, तो सब क्वेश्चन आप कहां लिखोगे, ये आपने जो मार्जिन बनाई है उसमें. ओके, सो क्वेश्चन 1A. अभी क्वेश्चन पेपर में जो नंबर और जिस तरीके से लिखा गया है वैसे ही आपको सेम टू सेम आंसर शीट में कॉपी करना रहता है. क्वेश्चन पेपर में दिया होता है इस तरीके का स्मॉल ए, और आप इधर लिख देते हो ये बिग ए. ऐसे अलाउड नहीं रहता. जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वैसे का वैसा आपको आंसर शीट में लिखना होता है. इधर मैं एक आपको सजेशन दूंगी कि यहां पे जो लाइन है, पहली लाइन टॉप पेज की और लास्ट लाइन जो होती है वो आप ब्लैंक छोड़ दो, उधर कुछ मत लिखो. टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ऑफ द पेज should be kept blank. Okay, so why should it be kept blank? Because उससे प्रेजेंटेशन थोड़ा और बेटर दिखता है. नहीं तो क्या होता है, आपको अभी लिखना है 2 लाइन, अभी बची रहती है ये लास्ट लाइन. ठीक है, अभी लास्ट लाइन में आप इधर लिखना चालू करते हो, फिर इधर लिखते हो. ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करते रहते हो. इससे अच्छा लाइन छोड़ दो, अगले पेज पे जाओ, फ्रेश पेज यूज करो. ओके, यू हैव पेड द एग्जाम फीस, यू हैव द राइट टू यूज द पेपर ऑफ द एग्जाम. ओके, तो एग्जाम के कितने भी सप्लीमेंट्स आप लो, आपको वो राइट है. आपको ये ऐसे खिचड़ी करके लिखने की जरूरत नहीं है. आई होप आई एम क्लियर विद द प्रेजेंटेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर हाउ मेनी मार्क्स. आपको कितने पेजेस लिखने हैं कितने मार्क्स के लिए. तो उसमें अभी जनरली सेग्रीगेशन होता है. आप समझ लीजिए एचएससी बोर्ड, एसएससी बोर्ड के पेपर्स लिख रहे हो, बीकॉम के पेपर्स लिख रहे हो, या एलएलबी के पेपर्स लिख रहे हो, उसमें और प्रोफेशनल एग्जाम्स के पेपर है, सीए, सीएस या सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के जो पेपर्स रहते हैं उनमें एक बाइफर्केशन रहता है. In the professional exams or the ICSE CBSE board, you need to be on the point. जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपको सीधे सीधे वर्ड्स में उसका आंसर देना पड़ता है. You cannot keep beating around the bush. आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. ओके, सिमिलरली इफ यू गो फॉर the SSC HSC examinations और BCom BBA examinations, similarly LLB, आपको उधर बहुत कंटेंट लिखना पड़ता है. ओके, you have to write lengthy papers in such examinations. तो उसका जनरली अगर मैं रेशो बोलूं तो आप अगर इधर प्रोफेशनल एग्जाम्स में 3/4 पेज लिख रहे हो से फॉर 4 मार्क्स, तो आपको नॉर्मल एचएससी के पेपर में या बीकॉम के पेपर में यू हैव टू स्ट्रेच इट टू 1.5 पेज टू 2 पेजेस. ओके, तो ये डिफरेंस रहता है दोनों के पेपर राइटिंग में. ओके, सो फर्स्टली इफ आई डिस्कस इट फॉर द एचएससी एग्जामिनेशंस और द बीकॉम एग्जामिनेशंस, तो अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर 1 to 1.5 पेज. Okay, so 1.5 page ideally should be done for these many marks. Similarly, you have questions of 8 to 10 marks. तब आपको approximately 3 to 4 pages जाना चाहिए आपका आंसर. Okay, but similarly, if you are writing papers for CA or CS, ये सीधे आधा हो जाएगा. You have to stick to the point. इस एग्जाम्स में क्या प्रॉब्लम होता है, आप ज्यादा बड़ा आंसर लिख रहे हो ना तो वो अज्यूम करेंगे आप फेक रहे हो. आपको नहीं फेंकना है.
ठीक है, यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट, ओनली आंसर वॉट एवर इज आस्क्ड। ठीक है, मैंने अभी आपको जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट बताया था, तो वो आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट था ना, इसमें भी अभी मैं सेग्रीगेशन आपको बता देती हूं कि इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन फॉर से 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स, तो ये जो पूरा फॉर्मेट हमारा था दैट वाज फॉर क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स। ओके, सो 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, ये पूरा फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड फॉर 8 और 10 मार्क्स आंसर। ओके, सिमिलरली इफ इट इज अ 4 मार्क्स आंसर या 5 मार्क्स आंसर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आप सिर्फ मीनिंग, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन लिख दोगे तो भी इट इज सफिशिएंट। ओके, तो यही 2 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। सिमिलरली आपको अगर पूछा जाए 2 मार्क्स के लिए आपको क्या लिखना है, तो यू नीड टू राइट ओनली द एक्सप्लेनेशन। ओके, तो इतना शॉर्ट होते जाता है। 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सब लिखो, 4-5 मार्क्स का है तो सिर्फ मीनिंग या डेफिनेशन लिखना है, सीधे आपको फीचर्स तक पहुंचना है या मतलब एक्सप्लेनेशन तक पहुंचना है। एंड 2 मार्क्स के लिए आए तो बस एक्सप्लेनेशन लिखा तो भी इट इज सफिशिएंट। ओके, सो एज आई टोल्ड यू फॉर द मार्क्स वेटेज क्या होता है, HSC बीकॉम एग्जाम के लिए 3-4 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो 1.5 पेज तक आपको खींचना चाहिए। आई वोंट से 1 पेज, यू हैव टू गो टू 1.5 पेज। 8 to 10 मार्क्स के लिए आए तो यू कैन डू इट अप टू 3 to 4 पेजेस, आपका आंसर जाना ही चाहिए, क्योंकि आप उसमें डायग्राम्स इंक्लूड करो और क्रिएटिवली आंसर फ्रेम करो। जैसे आपको पूछा जाए फीचर्स, ओके, सो फीचर्स लिखो, उसको सर्कल करो, फिर उसका डायग्राम बना लो, ये पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर। इस टाइप में भी आप थ्योरी पेपर्स को प्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। ये देखते ही आपको इधर ही टिक मिल जाएगा और उनको समझ जाएगा कि आपको सब पॉइंट्स आते हैं। ओके, सो दिस कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस फैशन। सो ऐसे नहीं है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको डायग्राम नहीं बना सकते, बना सकते हो आप, ओसी के लिए भी बना सकते हो, एसपी के लिए, मैनेजमेंट के पेपर्स के लिए, सबके लिए आप डायग्राम भी बना सकते हो और आंसर भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज द वे यू कैन राइट द आंसर्स। बट CACS में या CBSE ICSE बोर्ड में स्टिक टू द पॉइंट्स। ओके, तो इधर का सीधे हाफ रेशो आप लगा दो तो भी चलेगा। यू राइट ओनली 1 पेज फॉर 3 or 4 मार्क्स, मैक्सिमम मैंने बोल दिया 3/4 पेज ही लिखो। और अगर 8 मार्क्स के लिए तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 6 मार्क्स तक ही स्ट्रेच होता है। तो 6 मार्क्स के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट यू विल डू, उसको भी कट शॉर्ट करके जितने पॉइंट्स नेसेसरी है उतने ही लिखो। ओके, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय एंड। आई होप this video will be useful to you. After this lecture, you will definitely present your theory papers beautifully and score excellent marks in theory papers too. One more request from my end. ये वीडियो जो भी 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम, BBA, CA, CS करने वाले बच्चे, कॉमर्स स्ट्रीम के जो भी बच्चे हैं, ये वीडियो जो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आपको कोई भी क्लासेस ज्वाइन करने हैं related to the commerce stream, all of you please download the Behre Classes application from Google Play Store. उसमें हम जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। If this video benefits you in any way, please do inform me in the comment section. If you have liked this video and feel कि आपके और भी कोई फ्रेंड्स है जिनको थ्योरी पेपर्स लिखने में तकलीफ होती है, तो प्लीज उनके साथ शेयर करिए। Also do not forget to subscribe to the Behre Classes YouTube channel. Also click on the bell icon, तो जब भी ऐसे कुछ वीडियोस और आएंगे आपके सामने तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। आपके इस प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग या इससे और कोई अच्छा आपका टेक्निक है लिखने का, तो प्लीज डू इन्फॉर्म मी ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन so that I can include your tips also in my next video. Thank you so much. Have a good day.